अक्सर जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लस्सी, सरसों के खेत, भांगड़ा और वीरों की शहादत। लेकिन अगर आप गूगल पर पंजाब का ऐसे सर्च करेंगे तो आपको गोलियों के निशान नहीं बल्कि सिरिंज के निशान मिलेंगे। हम सब ने उड़ता पंजाब देखी है। हम सब जानते हैं कि पंजाब में नशा एक महामारी है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि यह शुरू कहां से हुआ? क्या पंजाब के लोग अचानक एक सुबह उठे और उन्होंने तय किया कि अब हम ड्रग्स लेंगे? जी नहीं। असली कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा डरावनी है। यह कहानी एक नशेड़ी की नहीं है। यह कहानी है जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एक गलत सरकारी नीति की। आज इस वीडियो में आपको कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, आपको प्रमाण दूंगा। मैं आपको 1960 के दशक में ले चलूंगा और साबित करूंगा कि कैसे पंजाब के जिस बॉर्डर से आज सफेद जहर यानी हेरोइन आता है, उस दरवाजे को खोलने वाली चाबी नशा थी ही नहीं। वो चाबी थी सोना यानी कि गोल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और प्रमाणम के इस स्पेशल एपिसोड में हम डिकोड करेंगे पंजाब के छठे दरिया की कहानी। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। 1960 का भारत, उस समय हमारे देश की इकोनॉमी आज जैसी नहीं थी। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। विदेशी सामान खरीदना पाप समझा जाता था और सरकार का कंट्रोल बहुत सख्त था। अब आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए। तारीख थी 29 जून 1968। भारत सरकार एक कानून लाती है, द गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968। तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का मानना था कि भारत के लोग सोना खरीदकर देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस एक्ट के जरिए लोगों के घर में सोना रखने की लिमिट तय कर दी गई और सोने के इंपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसका पंजाब के ड्रग्स से क्या लेना देना? यहीं पर लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस काम करता है। अर्थशास्त्र का एक सिंपल नियम है, जब आप किसी ऐसी चीज को बैन करते हैं जिसकी डिमांड समाज में बहुत ज्यादा है, तो आप उसे खप नहीं करते, आप शुरू करते हैं ब्लैक मार्केट। शादियों में सोना तो चाहिए था, लीगल रास्ता बंद था, तो जन्म हुआ स्मगलिंग यानी तस्करी का। उस समय पंजाब का बॉर्डर आज जैसा नहीं था। आज वहां कटीली तारे फेंसिंग हैं, फ्लड लाइट्स हैं। 1970 के दशक में बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर था। खेत इंडिया में थे, हल चलाने वाले के रिश्तेदार पाकिस्तान में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी कृष्णाधार अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स में लिखते हैं कि उस दौर में बॉर्डर बहुत छिद्रपूर्ण था, मतलब था या नहीं था समझ नहीं आता था। पंजाब के सीमावर्ती गांव में एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा हुआ। तरीका यानी कि जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी थी वो बहुत सिंपल थी। पाकिस्तान से सोना आता था, गोल्ड के बिस्किट आते थे, बदले में भारत से चांदी, पान के पत्ते और टेक्सटाइल जाता था। ये एक बार्टर सिस्टम था। पैसा इवॉल्व नहीं था। जो किसान बॉर्डर पर खेती करते थे वो कुरियर बन गए। उन्हें स्थानीय भाषा में लाख कहा जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है और इसे नोट कर लीजिए, 1975 तक पंजाब पुलिस या कस्टम्स की किसी भी बड़ी रिपोर्ट में हेरोइन या स्मैक का जिक्र नहीं मिलता। नशा तब भी था, लेकिन वो भूकी या अफीम थी जो किसान अपनी थकान मिटाने के लिए खाते थे। ये कल्चरल था, क्रिमिनल नहीं। तस्करी चल रही थी, लेकिन वो सोने की थी। तो फिर ये सोना सफेद जहर में कैसे बदला? इसके लिए हमें पंजाब से बाहर निकलकर दुनिया के नक्शे को देखना होगा। साल 1979। इतिहासकार मानते हैं कि अगर 1979 में वो दो घटनाएं ना हुई होती तो शायद आज उड़ता पंजाब की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। पहली घटना, ईरान में इस्लामिक क्रांति। इससे पहले अफगानिस्तान की अफीम ईरान के रास्ते तुर्की और फिर यूरोप जाती थी। इसे बाल्कन रूट कहते थे। ईरान में अयातुल्ला खुमैनी की सरकार आई। उन्होंने शरिया कानून लागू किया और ड्रग तस्करों को सरेआम फांसी देनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि ड्रग्स का पश्चिम जाने वाला हाईवे बंद हो गया। दूसरी घटना, अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन, आज का रशिया, उसने हमला जब किया। अब यहां एंट्री होती है अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की। सीआईए को रूस को हराना था। उन्होंने मुजाहिदीनों को खड़ा किया, लेकिन जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए। डॉलर कांग्रेस से सीधे नहीं आ सकते थे। यहां मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन इंपॉर्टेंट किताब का रेफरेंस दूंगा, द पॉलिटिक्स ऑफ हेरोइन। प्रोफेसर अल्फ्रेड मैकॉय अपनी इस किताब में सबूतों के साथ दावा करते हैं कि सीआईए ने आंखें मूंद ली थी जब मुजाहिदीनों ने हथियार खरीदने के लिए अफीम बेचना शुरू किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर अफीम की खेती का हब बन गया।
इसे नाम मिला गोल्डन क्रीसेंट। अब पाकिस्तान के नजरिए से सोचिए, ईरान का रास्ता बंद है, गोदामों में टनों हेरोइन पड़ी है, उसे बाहर कैसे निकालें? उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, पूरब की ओर, ईस्ट, यानी इंडिया, यानी पंजाब। जनरल जियाउल हक की स्ट्रेटेजी थी, ड्रग्स बेचकर पैसा कमाओ, उसी पैसे से भारत में प्रॉक्सी वॉर लड़ो और भारत के युवाओं को नशे में डुबो दो। आईएसआई ने देखा कि पंजाब में पहले से ही गोल्ड स्मगलर्स का एक नेटवर्क तैयार है, रूट्स बने हुए हैं, लोग सेट हैं, उन्हें बस चीज बदलने की जरूरत थी। सोने को हटा दिया और उसकी जगह रख दी हेरोइन। अब आप पूछेंगे कि पंजाब का किसान जो सोना ला रहा था वो ड्रग्स क्यों लाने लगा? क्या उसका जमीर मर गया? जवाब इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल है। धंधे का उसूल है प्रॉफिट, मुनाफा। 1980 के दशक की शुरुआत में सोने के दाम स्थिर हो रहे थे, मार्जिन कम था, लेकिन हेरोइन मार्जिन बहुत देती थी। यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की 1980 की रिपोर्ट देखिए। उस समय का गणित कुछ ऐसा था कि अगर आप 1 लाख रुपए का सोना स्मगल करते थे तो रिस्क लेकर आपको 10 से 15 हजार का मुनाफा होता था, लेकिन अगर आप 1 लाख की हेरोइन बॉर्डर पार कराते थे तो उसका दाम दिल्ली पहुंचते ही 10 गुना और इंटरनेशनल मार्केट में 100 गुना हो जाता था। प्रॉफिट मार्जिन 2000% से ज्यादा था। लेकिन तस्करों को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, इसे कहते हैं द क्रेडिट सिस्टम, उधारी का खेल। शशि कुमार और लेखक अमनदीप संधू ने अपनी रिसर्च में इसका जिक्र किया है। सोने के धंधे में आपको पहले पैसा या चांदी देनी पड़ती थी। ड्रग्स के धंधे में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कहा पैसा मत दो, माल ले जाओ, जब बिक जाए तब पैसे देना। इस जीरो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न स्कीम ने पंजाब के सीमावर्ती गांव खेमकरण, तरनतारन में रातों रात अमीर पैदा कर दिए। लोग इसे नंबर 2 की कमाई कहते थे और बड़ी बड़ी कोठियां बनाने लगे। उन्हें लगा कि वो सिर्फ कुरियर हैं, उन्हें लगा कि ये जहर तो बंबई या विदेश जाएगा, हमारे बच्चों को क्या होगा। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है स्पिल ओवर इफेक्ट। जब पाइप से पानी बहता है तो थोड़ा पानी रिसता जरूर है। शुरुआत में 1980-82 के आसपास पंजाब सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था, रास्ता था, ड्रग्स को यहां रुकना नहीं था। लेकिन पेमेंट सिस्टम बदल गया। पाकिस्तानी सप्लायर्स ने भारतीय कुरियर्स को कैश देने की बजाय कहा कि भाई कैश नहीं है, ये 1 किलो हेरोइन तुम रख लो, इसे बेचकर अपना हिस्सा निकाल लेना। अब वो किसान उस 1 किलो हेरोइन का क्या करता? उसने उसे लोकल मार्केट में बेचना शुरू किया। यही वो पल था जब पंजाब में ब्राउन शुगर स्मैक की एंट्री हुई। चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आईडीसी की स्टडीज बताती है कि वो दौर था जब पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का नशा उतर रहा था। खेती में मशीनें आ गई थी, युवा बेरोजगार थे, लेकिन उनके पास पैसा था। इस समृद्ध बेरोजगारी ने बारूद का काम किया। पहले जो युवा खेत में काम करने के बाद अफीम खाता था, उसे अब एक नया साफ सुथरा मॉडर्न नशा मिल गया, स्मैक। इसे अमीर जादों का शौक कहा गया। 1984 आते आते सब कुछ बदल चुका था। पुलिस की एफआईआर में अज्ञात पाउडर की बरामदगी बढ़ने लगी थी। प्रशासन इसे समझ ही नहीं पाया। राजनेता इसे इग्नोर करते रहे क्योंकि पैसा उनके चुनाव प्रचार में भी लग रहा था। और देखते ही देखते पंजाब जो देश का अन्नदाता था, वो देश का सबसे बड़ा ड्रग कंज्यूमर बनने की राह पर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी पंजाब के छठे दरिये की शुरुआत। ये शुरुआत किसी नशेड़ी की तलब से नहीं, बल्कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट की एक फाइल और कोल्ड वॉर की राजनीति से हुई थी। तस्करों ने सोचा था कि वे सिर्फ बिचौलिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही घर के दरवाजे पर मौत की डिलीवरी ले ली थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तक तो ये सिर्फ क्राइम था। 1984 के बाद इस कहानी में एंट्री होती है बंदूकों की, टेररिज्म की। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा वो सबूत कि कैसे आतंकवादियों ने ड्रग्स के नेटवर्क को हाईजैक किया, कैसे नार्को टेररिज्म का जन्म हुआ और कैसे हमारे सिस्टम ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ जान लिया है तो आप गलत हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा।